हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आहूं विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किया गया कार्य और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अपन ने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन बात कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत फ्लक्स के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप अगली हेडिंग आपकी आएगी विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, ठीक है, आप समझो किसी भी सतह से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, कोई सतह है तो उस सतह से लंबवत मतलब उस सतह से कितना 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जितनी बल रेखाएं जाएंगी उन बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अगर 90 डिग्री के कोण पर नहीं जा रही तो उन विद्युत बल रेखाओं को वह घटक जो 90 डिग्री पर जाएगा उनकी कुल संख्याएं क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका मान के चलो ये आपकी सतह है, ठीक है, जिसका सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? S है। इसका अभिलंब किधर हो गया? ये इधर हो गया N। विद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं? इधर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इसका कोण कितना हो गया? थीटा। थीटा सतह के साथ कोण नहीं है, विद्युत बल रेखाओं का अभिलंब के साथ कोण है थीटा। तो सतह के साथ कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब ये E है तो इधर कौन सा घटक आएगा? E cos थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? जो फाई होगा, फाई क्या हो जाएगा? E cos थीटा गुणित S। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ES cos थीटा, या ES की जगह A पर भी लिख सकते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? EA cos थीटा। ठीक है, अच्छा, E कैसी राशि है? सदिश राशि है। A कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो cos थीटा किस गुणनफल में आता है? अदिश गुणनफल में आता है। तो फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर ये सरफेस छोटी सरफेस होती तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, विद्युत फ्लक्स को डी फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो डी फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। विद्युत फ्लक्स के बारे में ये सूत्र हो गए। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक है, स्टार करके लिख लेंगे। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। परिभाषा याद रखेंगे, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी दी गई सतह से उसकी लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अगर सतह का सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल S है तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ये सतह हो गई, ये अभिलंब हो गई, विद्युत बल रेखाएं अभिलंब से थीटा कोण पर जा रही हैं। तो फाई बराबर E cos थीटा, इधर E cos थीटा लंब की दिशा में उसका घटक ले लिया गुणित पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा E इंटू S
कॉस थीटा। एस की जगह एरिया भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, तो ई ए कॉस थीटा। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी अदिश राशि होती है, इसलिए फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या छोटी सी सतह होगी तो आपका डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा, या डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यह एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा, इसका मात्रक, इसका मात्रक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक मैंने बताया था, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी हो जाएगा। तो या तो वोल्ट मीटर बोल दो इसका मात्रक, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा आपका? विमीय सूत्र हो जाएगा, देखो न्यूटन का क्या होता है? एम एल टी माइनस 2, ठीक है। मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, कूलम का क्या हो जाएगा? ए टी। तो फाइनली जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका विद्युत फ्लक्स। वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र। अब इसके केस आते हैं, ठीक है। केस कैसे आएंगे? केस कैसे आएंगे? केस आप लिख लो, दो केस पूछे जाते हैं। केस फर्स्ट, पहला आएगा, यदि सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यदि सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो यदि सतह विद्युत क्षेत्र के समांतर होगी तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि समांतर है। नहीं बेटा, 90 डिग्री, क्योंकि सतह तो समांतर है, जो कोण अपन लेते हैं वो सतह के साथ नहीं लेते, सतह के अभिलंब के साथ लेते हैं। तो अगर विद्युत बल रेखाओं के समांतर क्या हो जाएगी? सतह हो जाएगी। ये सतह, ये क्या हो गई? विद्युत बल रेखाओं के समांतर हो गई, तो अभिलंब से कितना कोण बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। अगर सतह विद्युत बल रेखाओं के समांतर हो गई तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट एस कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, तो फाई बराबर 0 न्यूनतम, ठीक है। तो इस स्थिति में सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। कब? जब सतह विद्युत बल रेखाओं के समांतर होगी, ठीक है। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं केस सेकंड की, ठीक है। क्या है? यदि सतह विद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो, यानी आपकी सतह क्या है? विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। सतह जो है वो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत है। तो थीटा कितना होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। सही बात है, लंबवत का मतलब तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सतह और विद्युत बल रेखाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन थीटा 90 नहीं है। थीटा किसके बीच का कोण है? अभिलंब और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण है। डायग्राम बता देता हूं क्या है। ये विद्युत बल रेखाएं गई हैं, यहां पर सतह इस प्रकार ली गई है, सतह इस प्रकार ली गई, ठीक है। ये सतह नहीं, इसका अभिलंब इधर ही हो जाएगा। तो अभिलंब और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0। देखो सतह के साथ जितना कोण दिया है,
अविलंब के साथ निकालना है तो 90 में से सतह के साथ जो कोण दिया है उसको घटा देना, तो अपने आप अविलंब के साथ कोण आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो गया 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट एस कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आपका कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट एस। ठीक है, ये आपका अधिकतम विद्युत फ्लक्स हो जाएगा जब विद्युत बल रेखाएं जब सतह विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगा तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक, उसका विमीय सूत्र, वो कैसी राशि है और उसके दो केस। अब अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के प्रकार। अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के प्रकार। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे विद्युत फ्लक्स के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग आएगी आपकी विद्युत फ्लक्स के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के प्रकार, विद्युत फ्लक्स के प्रकार। ठीक है, तो क्या होता है विद्युत फ्लक्स दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार, पहला धनात्मक विद्युत फ्लक्स दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स, दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स होता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, धनात्मक विद्युत फ्लक्स की, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। ठीक है, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से बाहर की ओर जाती हैं, यदि विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से बाहर की ओर जाती हैं तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या कहलाएगा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। जैसे कोई ये वस्तु है, यहां से विद्युत बल रेखाएं अगर बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसा कहलाएगा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, दूसरा अपन बात करते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यदि किसी वस्तु में या सतह में विद्युत बल रेखाएं
अंदर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और अगर विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। और अगर अंदर बाहर दोनों तरफ जा रही हैं तो जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, बाहर जाने वाले में से अंदर जाने वाला घटा दो तो आपको कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जब विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से बाहर की तरफ जाती हैं तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं? धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बाहर जा रही है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और अगर विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब कोई सतह ऐसी है जिसमें आपका क्या है? विद्युत बल रेखाएं अंदर भी गई और बाहर भी गई। ठीक है, तो आपका कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बाहर जाने वाले में से अंदर जाने वाले को घटा दो। क्यों? हो सकता है यहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा हो और यहां पर कम हो, तो ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। हो सकता है यहां ज्यादा हो और यहां कम हो, तो ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब विद्युत बल रेखाएं यहां पर और यहां पर बराबर होंगी, तो कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि यदि कोई किसी बंद पृष्ठ को स्टार करके लिख लेंगे, यदि किसी बंद पृष्ठ को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आपका φ2, ये φ1, तो φ बराबर क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1। एक समान विद्युत क्षेत्र में और सतह भी आपकी एक समान ही होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? φ2 बराबर φ1, तो आपका φ बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर असमान विद्युत क्षेत्र है तो 0 नहीं होगा, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र है तो कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जा सकते हैं। वहां पर एस का मान दे देंगे, थीटा का मान दे देंगे, ई का मान दे देंगे, तो आपको फाई बराबर ई एस कॉस थीटा लगाना है, या फिर ई वेक्टर दे देंगे और ए वेक्टर दे देंगे, तो आपको ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, और डायरेक्ट उनको जोड़ देना है। तो ये आपका क्या हो गया? विद्युत फ्लक्स। अब इसके बाद पूरी 12th क्लास की सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अब डिस्कस करेंगे क्या? गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस
प्रमेय, ये आपका इस साल मतलब हर साल का ये मान लीजिए कि 99% क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मतलब अगर 10 बार पेपर है तो 9 बार ये गॉस प्रमेय जरूर पूछी जाती है। तो गॉस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है और उसकी व्युत्पत्ति भी याद करनी है। लेकिन गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा क्या, घन कोण क्या होता है, घन कोण के बारे में अपन बात कर लेते हैं कि घन कोण क्या होता है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप घन कोण, घन कोण। ठीक, किसी पृष्ठ द्वारा, किसी पृष्ठ द्वारा, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु पर बनाया गया, बनाया गया त्रिविमीय कोण, त्रिविमीय, त्रिविमीय कोण घन कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित, इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका घन कोण क्या होगा, ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु है, तो इसके कारण यहां पर जो त्रिविमीय कोण बनाया जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, डी ओमेगा बोलेंगे। चारों तरफ से जो कोण बनेगा वो डी ओमेगा कहलाएगा। ठीक है, मान के चलो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ds है, यहां से इसकी जो औसत दूरी है वो r है। ठीक है, इसका अभिलंब इधर गया, r इधर गया। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। तो d ओमेगा बराबर क्या होगा, ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये d ओमेगा का मतलब ये आपका घन कोण का सूत्र हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक, इसका मात्रक, घन कोण का मात्रक, देखो कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, एक बिंदु याद रखेंगे, किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा, बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर, उसके अंदर किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर बनने वाले, बनने वाले घन कोण का, घन कोण का कुल मान, कुल मान 4 पाई होता है। ठीक, यानी क्या बोल रहे हैं कि घन कोण है बंद पृष्ठ से, तो कितना घन कोण का मान हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर पूरे पृष्ठ के कारण बनने वाला कुल घन कोण कितना हो जाता है, 4 पाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका घन कोण। ये आपको याद रखना है, ये अपन यूज करेंगे किसमें, गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति में। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग जो आती है आपकी वो आती है गॉस प्रमेय। अगली हेडिंग लिखेंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय। ठीक है, ठीक, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार या गॉस का नियम भी बोल सकते हैं, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, गुजरने वाली कुल
विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इनका कहना यह है कि कोई भी बंद पृष्ठ ले लो, उससे गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाएं या उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर जितना आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू, यानी फाई बराबर Q/ε0। अगर वहां पर माध्यम क्या है, वायु है या निर्वात, और कोई अगर माध्यम होगा तो यहां पर परावैद्युतांक यानी K का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका गॉस प्रमेय। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गॉस प्रमेय की। गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति, गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं एक जो सामान्य तरीका है जो अधिकतर करना चाहिए आपको वो बता रहा हूं। गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति, माना कि एक आवेश Q किसी बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर रखा है तथा बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ कैसी भी ले लो, ठीक है, ये बंद पृष्ठ ले लिया, यहां पर एक बिंदु O है, इस पे आवेश Q रखा है। ठीक है, अब मेरे को इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है, माना कि सतह का अल्पांश ds Q से r दूरी पर लिया जाता है। तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पर एक सतह का अल्पांश लिया मैंने, छोटा सा अल्पांश लिया जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ds। ये जो ds है वो इससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, इस ds का अविलंब इधर है, r इधर जा रहा है, तो ये आपका थीटा होगा। तो आपका क्या होगा, इस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा d फाई बराबर E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, जहां E बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जहां पर E बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो ई का मान कितना होगा, तो ऑलरेडी आपको डेरिवेशन करवाया हुआ है मैंने, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या हो जाएगी, ई बराबर आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds cos थीटा। दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, तो यहां पर बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं तो डी फाई समाकलन के ऊपर जीरो बना देंगे। तो जीरो का मतलब ये क्या है, बंद पृष्ठ के लिए आप समाकलन कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन होगा 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर ds cos थीटा। तो डी फाई का समाकलन तो क्या हो जाएगा, फाई क्यू नियत है बाहर आ जाएगा, 4π भी बाहर आ जाएगा। आर जैसे जैसे स्थिति बदलेगी आर का मान भी बदलेगा, ds का मान भी बदलेगा। तो समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा ds cos थीटा बटे आर स्क्वायर। अब कुछ देर पहले मैंने घनकोण बताया, तो ये क्या है, घनकोण ही हो गया। तो ये हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे 4π समाकलन डी ओमेगा। अच्छा, समाकलन डी ओमेगा का मान क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर बनने वाला कुल घनकोण कितना होता है 4π, जहां समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4π, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटे 4π गुणित 4π। तो 4π से 4π कैंसिल, तो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, क्या हो जाएगा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, या फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, या फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ER। ये किसी अन्य माध्यम में गॉस प्रमेय का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा डेरिवेशन भी करेंगे और इस पे किस तरह से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। आज आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये मान लीजिए पक्का आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आप तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले